मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जाँ से लिखा, जभी तो लोच कमा का ज़ुबां तीर की है। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राएगा न जाएगा। नाज़रीन, अहमद फराज की ये नज़म जो जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफ़े के आखिरी सफ़े पर हमने देखी, मौजूदा हालात की ऐसी मुकम्मल तस्वीर पेश करती है कि किसी इजाफी तमहीद की गुंजाइश बाकी ही नहीं रहती। रियासत का पहला सुतून अदलिया, जी हाँ अदलिया, आज जिस तरह से हिला दिया गया है उसके असरात पूरे निज़ाम पर इस वक्त लर्जिश बनकर महसूस किए जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के बाद ताकत की नई तरतीब ने अदालती ढांचे में शदीद बेचैनी पैदा की है और इसी पस मंज़र में सीनियर तरीन जजेस जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह इस निज़ाम से ख़ुद को अलग करके इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब इतलात ये हैं कि मुल्क भर में मज़ीद जजेस भी इस्तीफ़ों की तैयारी पकड़ चुके हैं, क्योंकि उनके नज़दीक पर काट कर उड़ान की ख्वाहिश बेमायने है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र करने की फहरिस्त भी सामने आ चुकी है, जो 6 माह से 2 साल तक के लिए बताई गई है। अदलिया तहरीक की आवाज़ें भी अब जोर पकड़ रही हैं और सबसे तशवीशनाक बात तो यह है कि 27वीं आईनी तरमीम को इस शर्त के साथ बंद कर दिया गया है कि आइन में की गई किसी भी तरमीम पर किसी भी अदालत को किसी भी बुनियाद पर किसी भी किस्म का थाने का इख्तियार भी नहीं होगा। ये वो मोड़ है जहां पर खामोशी से ज़्यादा ख़तरनाक कोई आवाज़ नहीं। अहम पेशरफ ये भी हुई है कि आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास में जजेस ने शिरकत ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस इरफान सादत सुप्रीम कोर्ट से उठकर चले गए। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आगे आने वाले दिनों में ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी और वकला क्या कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकास मीर साहब, माहिर आइन व कानूनी उमूर, इसके अलावा हाफिज़ एहसान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने के लिए। हाफिज़ एहसान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब ओवरऑल सिचुएशन ज़ाहिर है आपके सामने है। अब इतनी जल्दी में सारे फैसले हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो 2 बड़े इस्तीफ़े आए, उसके बाद ही कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको लगता है कि मज़ीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बाज़गश्त भी है कि मज़ीद हाई कोर्ट के जजेस हैं जिनका ट्रांसफ़र होना है, और फिर हमें ये भी मालूम है कि अगर ट्रांसफ़र को तस्लीम नहीं किया गया तो फिर वो रिटायर्ड तस्लीम किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। नंबर 1 ये है कि कोई भी जज जो है, जो सुपीरियर कोर्ट का हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हो, वो पाबंद है आइन और कानून का, और आइन और कानून को है जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट बनाती है और उसके नीचे उसने फ़ैसले करने होते हैं, उसी का उसने ओथ लेना होता है, और वो को अपनी इंडिपेंडेंट राय जो है वो कायम नहीं कर सकता कि ये कानून जो है वो आइन के ख़िलाफ़ है, या ये जो प्रोसेस जो है ये आइन के ख़िलाफ़ है, या इससे एग्जेक्टिव जो है इंटरफेरेंस है, या इसके अंदर एग्जेक्टिव जो है उसकी डोमिनेंसी आई है। अनटिल के अनलेस जो है वो मामला जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर किसी अदालत के अंदर लगे, उसके ऊपर एक बेंच बैठे और बेंच बैठ के दोनों पार्टीज़ को सुन के जो आर्टिकल 10A का कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है उसके बाद एक फ़ैसला करे, और उस फैसले के अंदर ये है कि आप उस चीज़ को रद्द कर दें या उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, ये है वो एक प्रोसेस जो है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जजेस जो हैं उन्होंने जिस तरह इस मामले सारे के अंदर बिहेव किया है कि बग़ैर सुने हुए, बग़ैर इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो किए हुए, या जो चल रहे हैं बुनियादी तौर पर जिन 3 चीज़ों पर वो बात करते हैं, वो बात ये करते हैं कि इससे एग्जेक्टिव जो है उसकी डोमिनेंस आई है। दूसरा ये बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिसमेंटल हो गई है, और तीसरा वो ये बात करते हैं कि जो मैकेनिज़्म बनाया है उससे पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की आई है। अगर ये तीनों चीज़ें इतनी ही सेंसिटाइज है तो दुनिया के जितने ममालिक भी हैं उनके अंदर अगर आप अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देखें तो कई जगह एग्जेक्टिव करती है, किसी जगह पार्लियामेंट करती है, किसी जगह कांग्रेस करती है। कोई एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं है कि जजेस ही अपॉइंटमेंट करें, चूँकि इन्होंने खुद बजाते खुद वो जजमेंट्स 2 दे दी जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने वो जज लगाए, और उन जज की भी कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है कि 2009 के अंदर तकरीबन 110 से ज़्यादा जजेस निकाले गए, और वही वो जजेस हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर बैठे हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कहाँ बेहतर हुआ है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि क्या जो मॉडल अपनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का,
क्या पाकिस्तान के अंदर ये नया मॉडल है? ऑस्ट्रिया के अंदर 1920 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मॉडल जो है वो अपनाया गया। दुनिया के 80 ममालिक से ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनी हुई हैं। 120 साल इसे हो गए हैं, 105 साल इसको हो गए हैं कि जिसके अंदर ये है कि अदालतों का सिस्टम चल रहा है और किसी जगह ना रिज़ाइन किया, ना ये कहा कि इस इंडिपेंडेंस और जुडिशरी इफेक्ट होती है, ना ये कहा कि एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसकी बुनियाद पे किया है वो एक हमारी जुडिशरी का एक माइंडसेट था कि जिसके अंदर पार्लियामेंट अगर फैसला करती थी या लॉ पास करती थी, बाज़ दफ़ा वो बगैर नोटिफिकेशन के उसे सस्पेंड कर देते थे, बाज़ दफ़ा जो है कि सस्पेंड करके उसका केस ही नहीं लगाते थे, बाज़ दफ़ा जो है कि आपके सामने देखें कि जनरल मुशर्रफ को इन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो एक इनकंसिस्टेंसी पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट के अंदर रही है और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपको उनकी जजमेंट से भी आई है, जिस बुनियाद पर यह कहा गया है। ये जो हमारे बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, इनकी आप जजमेंट्स निकालें, क्या हमेशा से ये पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट का काम री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, इनकी जजमेंट्स नहीं आई, इन्हीं की जजमेंट्स आएंगी। और ये आप 63A देख लें, 62(1)F देख लें, उसके बाद आप रिजर्व सीट्स वाला मामला देखें, इसी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस ने फैसला किया है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने किया है कि ये हो सकता ये है कि इनका जो फैसला जो है वो जिस लेवल पे इन्होंने किया, और जजेस को मेरा ख्याल है किसी यूनिटी के अंदर भी नहीं जाना चाहिए, जज को काम करना चाहिए इंडिपेंडेंट के, और अगर वो नहीं समझता कि मैं कर सकता हूँ तो उसका जो एग्जिट है वो इस तरह का जो पॉलिटिकल नैरेटिव को करके और पूरे सिस्टम को टारगेट करके करना, और वो सिस्टम जो है जो दुनिया में जो है 105 साल से राइज है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज 26वीं आईनी तरमीम से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे दें। और अगर पार्लियामेंट 2010 के अंदर 18वीं तरमीम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाती, ना सरेंडर करती सुप्रीम कोर्ट के आगे, या 2024 के अंदर पॉलिटिकल फैसिलिटेशन पीटीआई को न की जाती, तो शायद हमारी जुडिशरी के अंदर आज वो पोलराइजेशन या जुडिशियल पॉलिटिक्स या जुडिशियल कन्फ्रंटेशन नहीं आ रही थी। ठीक है, एहसान साहब साथ ही रहेगा। वकास मीर साहब, अब सबसे पहले तो ये भी बताएगा कि आप कितना सेकंड करते हैं एहसान साहब की बातों को, और दूसरा ये कि आज हमने देखा जब आईनी अदालत के जज लगाए गए अमीरुद्दीन खान साहब, तो नवंबर में वो रिटायर होने जा रहे थे, लेकिन अब जाहिर है उनकी मुद्दत बढ़ गई है और वो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब ने वो समरी भेजी सदर को, तो वो उनकी एक तरह से अपॉइंटमेंट है। तो आप नहीं समझते कि ये तो डायरेक्टली फिर आप समझें कि अदलिया में मुखालिफत हो गई है एग्जीक्यूटिव की, जो कि यकीनी तौर पर आईन और कानून के खिलाफ ही है? तो इस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, इसको किस तरह में देख रहे हैं? देखिए, जो हाफिज साहब ने ये बात की है कि पाकिस्तान की तारीख अगर आप उठा के देखें तो उसमें सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि अदलिया की आज़ादी हमेशा सल्ब करने के लिए एक्शंस लिए गए हैं। बहुत से सवालात अदलिया के रोल पे भी उठते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये खुशाइन बात है कि कई दफ़ा अदलिया के अंदर से भी लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए कि अदलिया का क्या रोल रहा है। सो ये एक चलती बहस है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ भी हासिल करते हैं अगर हम ये कह दें कि तब पूरी अदलिया एक तरह सोचती है या सारे जज एक किस्म के होते हैं। जो चीज़ आइन और कानून और उसके इर्द गिर्द के मुहर्रिकात को दिलचस्प बनाता है रिसर्च और पढ़ने के लिए और उसे सीखने के लिए, कि वो यही चीज़ होती है कि एक शख्स के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो सकता है एक ही डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए, और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होते हैं। इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आइन में आखिरी हर्फ क्या होना चाहिए, इसका आखिरी फैसला पाकिस्तान की पार्लियामान को करना चाहिए, ना कि अनइलेक्टेड बॉडीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल जजेस। सो इस चीज़ पे तो मेरा ख्याल है हम सबको वाज़े होना चाहिए। और जो रावलपिंडी बार का फैसला था वो मैं कुछ जगह पहले भी कह चुका हूँ कि वो बदकिस्मती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास वो इख्तियार रखा कि आइन में वो ऐसी जो जिससे वो अग्री नहीं करते उनको वो गैर आइनी करार दें। ये दुनिया की जमहूरियतों में कहीं नहीं होता, सिवाय एक दो के जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है, और उससे हमेशा मसाइल बढ़े हैं। आइन में जो भी मसाइल हों उनको बातचीत के ज़रिए और सियासत में बातचीत के जरिए हमेशा हल किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, डू यू थिंक सो कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी सीनियर जजेस हैं उन तमाम लोगों को इस आइन पर, इस तरमीम पर इख्तलाफ है। और हमने देखा कि आज जब ये तकरीब हलफबरदारी हो रही थी, इसके अलावा जो फुल कोर्ट बुलाया गया उसमें किसी सीनियर जज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के नहीं शिरकत की गई, बल्कि वो वहां से चले गए। देखिए, इस पे तो मैं क़यास-ए-राय नहीं करना चाहता कि किसके इस्तीफे आ जाएं, वो तो उन लोगों का फैसला होगा जो कि उनकी नज़र में
मोटिवेटेड होगा बाय देयर प्रिंसिपल्स और बाय देयर पर्सपेक्टिव्स, तो उस पर तो कोई सही या गलत राय मेरा ख्याल है कोई नहीं कह सकता कि मेरी राय बतौर तज्जियाकार सही है या गलत है। जिसने इस्तीफ़ा देना होता है उसकी नज़र में जो फैसला होता है वो उसने करना होता है। ज़्यादा दिलचस्प चीज़ ये ज़रूरी है सोचना कि ये हो क्यों रहा है, जिसमें आपने सही फरमाया कि बदकिस्मती से अभी ये लग रहा है कि गुफ्तगू नहीं हो रही, मगर उसका हल गुफ्तगू ही है। अगर आप खुतूत भी पढ़ें जो जजेस के आए हैं माजी करीब में, तो उसमें भी यही बात की गई है कि अच्छा वो बातचीत उस तरह से नहीं हो रही। अब क्या वो पूरी सच्चाई है या चीफ जस्टिस साहब का अपना नुक्ता नज़र है कि उन्होंने कोई कोशिश की जो कि उनकी नज़र में प्रॉपरली रिसीव नहीं की गई या कामयाब नहीं हुई, उसके बारे में कयास आराई मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ये कोर्ट की अंदरूनी हालात होते हैं। सो दैट्स नॉट प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग, बट ये चीज़ ज़रूरी है और मेरा ख्याल है तमाम लोग इस चीज़ पे मुत्तफिक होंगे कि अगर हम इसको एक मसला समझते हैं तो उसका हल बातचीत ही है। ठीक है, बातचीत इसका हल है, आप ये कह रहे हैं। और यही सवाल मैं हाफिज़ साहब से भी करना चाह रही हूँ। हाफिज़ साहब, अब ऑब्वियस सी बात है, अब हमने देखा कि रीसेंट पास्ट के अंदर जिस तरह से खतूत आए, उन्होंने मंसूर अली शाह की जानिब से भी ख़त आया, इसके बाद हमने देखा कि जो मुख्तलिफ जजेज़ हैं उनकी जानिब से भी ख़त लिखे गए हैं, उसमें वो यही कह रहे हैं कि कम अज़ कम आप फुल कोर्ट बुलाएं, बातचीत करें। अच्छा, ये फुल कोर्ट के हवाले से जो कहा जा रहा था वो आप नहीं समझते बहुत पहले बुला लेना चाहिए था? अब कल सारी चीज़ें हो गई हैं, ये तकरीबन तरमीम को हतमी शक्ल दे दी गई है, वो पास हो गई है। आज फिर हमने देखा कि नए जजेस की तैनाती भी हो गई है, फिर दोपहर में फुल कोर्ट का कोई मकसद बनता है? डू यू थिंक सो कि इसका फिर कोई मतलब निकलता है या इसका कोई फ़ायदा होता? देखें, एक तो ये है कि फ़ुल कोर्ट वो होता है कि जो आपकी 26वीं आइनी तरमीम से पहले था। 26वीं आइनी तरमीम से पहले चीफ जस्टिस फ़ुल कोर्ट बुला सकता था और उसके बाद वो बेंचेस भी बना सकता था। 2 मेंबर्स बनाए, 3 मेंबर्स बनाए, 5 मेंबर्स बनाए, किसी को निकाल दे, किसी को रख ले, वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब आया तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉस्पेक्टिवली उस फैसले को कहा कि जी हमें मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस ही होना चाहिए और पार्लियामेंट का एक लॉ जो है उन्होंने सस्पेंड कर दे, जो दुनिया में किसी जगह नहीं होता कि जी आप अभी एक लॉ बना ही नहीं है, आपने उसकी लीगैलिटी या इलीगैलिटी को चेक ही नहीं किया। इवन ये एक लॉ बन भी जाए तो उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर नहीं आप दे सकते जितनी देर तक आप उसे कुली तौर पे कलअदम करार ना दें कि ये फला आर्टिकल जो है उसकी वायलेशन जो है। लेकिन जब दोबारा फुल आए, दूसरा चीफ जस्टिस आया जो फाइज ईसा साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट बुलाते। फुल कोर्ट के अंदर फैसला हुआ कि जी पहले इसका फैसला कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया है ये ठीक है या नहीं। आपके सामने पहली दफ़ा जो है वो सारी प्रोसीडिंग जो थी वो वायरल हुई, यानी कि फेसबुक पे आई, लोगों ने देखा और उसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 से एक फ़ैसला किया कि जी मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए और उसकी डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। अब उसके बाद ये देखें जब कमेटीज़ बनी हैं और उस कमेटीज़ के बाद जो है वो सिलसिला चलता रहा और उसके अंदर फिर आप ये देखें कि किस तरह इनके आपस के अंदर रिफ्ट आने शुरू हुए, कोई मीटिंग के मिनट्स डाल रहा है, कोई डाल रहा है। और जब वो 26वीं आइनी तरमीम आ गई उस वक्त जो है कि आप देखें कि जो कमेटी पिछली थी वो एक मिनट्स इशू कर रही है बगैर इन्वाइट किए चीफ जस्टिस को कि जी आप वो 26वीं तरमीम का केस लगाएं जी। अब ये है कि 26वीं आइनी तरमीम जब आ गई है, नंबर 1 ये है कि वो कमेटी वैसे ही डिसफंक्शनल थी जो जस्टिस मंसूर या जस्टिस कलामी की माजरत। अब मुझे एहसान साहब, मुझे ना यहाँ पे एक पॉइंट रखना बड़ा ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ कि 26वीं तरमीम का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पर अभी ऑलरेडी केस चल रहा है, इतने तनाज़ात में वो तरमीम भी घिरी रही है, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा कि अभी तो वो 26वीं तरमीम का कोई फैसला नहीं हुआ, उसके ऊपर एक और तरमीम का आ जाना। सो डू यू थिंक सो कि वो अब कलअदम करार दे दी जाएगी? जी देखें बात यह है कि ये दुनिया में किसी जगह नहीं है। लीगल प्रिंसिपल्स आप देख लें कि जी पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे या लॉ पास करे तो जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट उस पर थंब न लगाए उतनी देर तक उस लॉ की लीगैलिटी या इलीगैलिटी जो है वो इन क्वेश्चन रहती है। आपने एक लॉ पास किया, उसका जो है अनटिल के अनलेस आप उसे सेट असाइड न करें। अब ये है कि आपके सामने 27वीं तरमीम आई है और 26वीं के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस को बार बार जो फुल कोर्ट कहा जा रहा था, अभी चीफ जस्टिस की वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो आर्टिकल 191A के अंदर अमेंडमेंट आ गई। और उससे पहले जब फुल कोर्ट था, जस्टिस गुलजार ने कितने फुल कोर्ट बनाए, जस्टिस खोसा ने कितना बनाया, उसके बाद जस्टिस बंदयाल ने कितने बने, आज तक नहीं बने जी। और 4 साल जो है वो फुल कोर्ट बना, शायद जस्टिस खोसा के दौर में बना था। तो इंटरनल रिफ्ट तो थी ना, जो उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं, चूंकि हमने 2009 के अंदर पूरा इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय कर दिया था कि जो एक सीनियर की इज्जत होती थी या एक इंस्टीट्यूशन हायरार्की आती थी, हमने उसको वैनिश किया, 110 जज निकाले और जब सारे ये जजेस आ गए तो इन्होंने कहा कि जी हम जो है वो इक्वल जो है अमंग द इक्वल नहीं है, हम इक्वल अमंग द टॉप पे हैं।
और फिर दूसरा हमने ये कर दिया कि हमने उन जजेस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उस लेवल पे नहीं रखा कि ये हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। हमने अपॉइंटमेंट्स जो है वो चीफ जस्टिस की कि इस जज को इस एज में लाया जाए, ऑनरेबली उस चीज के अंदर जाए। ये तो बात मुनासिब नहीं। जो कल रिजाइन सामने आया है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि इस पर कतगन तो 26वीं तरमीम से ही शुरू हो गई थी, ये सिलसिला तो वहीं से शुरू हो गया था जब वो पास हुई थी। देखें मैं आपसे गुजारिश करूं, आप किसी ज्यूरिस्ट से या एनालिस्ट से पूछें कि कोई जज जो है अपने रिज़ाइन के अंदर बगैर सुने हुए या उसको एडजुडिकेशन प्रोसेस के किए बगैर जो रीजनिंग दे सकता है। ये तो सुना है कि आपके जो हैं वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे लोग होते हैं, जो सरकारी मुलाजम होते हैं, वो दे दें या पॉलिटिशियंस उसकी रीज़न दे दें कि जी हमारे पे ये था, हमने कर दिया है। कभी जज भी इस बात के अंदर है कि जी आपने एक केस सुना ही नहीं है, आपके पास एक आया ही नहीं है, आप एक वन साइडेड आपने कहा है। और मैंने आपसे कहा कि दुनिया के किसी एक मुल्क का बताएं कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी हो और वहां पे उन्होंने रिवर्स कर दिया। दुनिया के किसी एक मुल्क का बताएं कि 5 जो आपकी जुरिस्डिक्शन है, इंट्रा गवर्नमेंटल है, उसके बाद आपकी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशियल रिव्यू है, या आपका उसके अंदर जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। वही पैटर्न जो 1920 से था आज तक वही चल रहा है। किसी दुनिया के एक जज ने जो है बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी हो और उसने कहा हो कि जी सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट खराब होता है, या जुडिशियल कमीशन की इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी के साथ मिलकर करता है, अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट करती है। अमेरिका के अंदर जो है सिर्फ कांग्रेस करती है, बरतानिया के अंदर एक जुडिशियल कमीशन करता है। किस जगह ये है कि जजेस ही जजेस को लगाएं? एहसान साहब, ये सवाल मैं वकास मीर की जानिब भी लेके जाना चाहूंगी जी। अब मीर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से पहले भी हमने देखा कि फैसले आते गए, रिवर्स होते गए, अब तरमीम पर तरमीम आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये तरमीम की जा रही है, जिस तरह से ये जो लॉ है, डू यू थिंक सो कि ये रिवर्स हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, या इस पर अब बस ये अब फाइनल है? लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम भी आना बाकी है। जब 27वीं तरमीम में तमाम तर चीज़ें हो गई हैं तो 28वीं तरमीम का फिर क्या मकसद है? देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल का पहला उस पर जवाब दे देता हूँ। अगर कोई भी हुकूमत वक्त ये कहे कि हमने इस तरमीम में जो चीज़ें हासिल करनी थी या जो मकासद रखे थे वो हमने अचीव कर लिए हैं, तो उसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि वो मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। जिस आइन को बचाना चाहते हैं उसी के अंदर लिखा हुआ है कि हुकूमत वक्त अगर एक ख़ास थ्रेशोल्ड अचीव कर ले नंबर्स का तो वो आइन में तरमीम कर सकती है। सो वो उसको अगर आज वो कह भी दें, फर्ज करें मीडिया के कहने पे वो कह दें कि जी ठीक है हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, एक हफ्ते बाद कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए जिसके नतीजे में जेन्युइनली आइन तब्दील करना है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो करें। या अगर उन्होंने कोई सियासी वादे किए हैं या मकासद रखे हैं तो उनको पूरा हक है कि वो उसकी कोशिश करें एक जमहूरी तरीके से जो कि आइन में दर्ज है। अच्छा, दूसरी बात कि अब इसका फेट क्या होगा? 26वीं पे आपने फरमाया कि ऑलरेडी एक चैलेंज पेंडिंग है। देखिए, जो आइन जो है हमारा 1973 का, उसमें ये बात 238 और 239 में वाजे है कि किसी अदालत को आइन में अल्फाज है ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन की तरमीम को गैर आइनी करार दे सके। हुआ ये कि हिंदुस्तान में एक डॉक्ट्रिन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जब मुकदमे हुए, जब इंदिरा गांधी ने आइनी तरमीम की, तो उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इजाद की बुनियादी तौर पे, और उन्होंने कहा कि आइन की एक बुनियादी रूह होती है जो कि तरमीम से बढ़कर होती है, और कुछ तरमीम ऐसी होती हैं जो कि उसकी बुनियादी रूह को बदल दें, और अगर वो बुनियादी रूह को बदल रही है तो वो तरमीम नहीं है, वो कुछ और है, उसका इख्तियार मुकन्नना के पास नहीं होता। ठीक है। सो ये बात पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता की गई मुख्तलिफ केसेस में, और बदकिस्मती से जो रावलपिंडी बार केस है जिसमें 18वीं और 21वीं तरमीम का फैसला किया गया, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इवन दो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आइन की बुनियादी रूह के मुखालिफ नहीं है, हमारे बेसिक फीचर्स के खिलाफ नहीं है, या आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा कह लें, लेकिन एक बुनियादी ढांचा है, और उसको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आइनी तरमीम को गैर आइनी करार दे सकता है अगर वो उस बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी करें। अब इसमें सबसे पहली बात यही है कि ये एक जमहूरी सवाल है जो हर शहरी को अपने आप से पूछना चाहिए कि जब ये आइन लिखा गया था तो जिन लोगों ने आइन बनाया था, आपके ख्याल में वो क्या सोच रहे थे? कि जब पाकिस्तान के आइन या अवाम से पूछा जाए कि आपके आखिरी हर्फ क्या होना चाहिए, तो अवाम क्या चाहेगा? क्या वो ये चाहेंगे कि कोई भी अनइलेक्टेड फोरम जिस तरह जजेस होते हैं वो ये डिसाइड करें कि आइन के अंदर क्या जाएगा और क्या निकलेगा, या वो लोग आइन पे आखिरी हर्फ हों हमारे मुंतखब नुमाइंदगान, जिनसे अगर हम
इख्तलाफ करते हैं तो हम उनको अगले इलेक्शन में वोट ना दे के हुकूमत से बाहर कर सकते हैं। सो हर डेमोक्रेसी यही होता है कि अगर आपको आईनी तरमीम पसंद ना आए तो आप अगले इलेक्शन में दूसरी पार्टी को वोट दे दें। ठीक है। अब जो लेटेस्ट आईनी तरमीम है, इसने रावलपिंडी बार वाले केस की कंट्रोवर्सी को भी एड्रेस करने की कोशिश की है, जो कि मेरा ख्याल है कि एक मुस्बत कदम है। आइन में ये अल्फाज ऐड किए गए हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, यानी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक फ़ैसला पहले आ चुका है। ये बात रीइटरेट की गई है, उस पर दोबारा जोर दिया गया है कि किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं है कि वो आईनी तरमीम का जायज़ा ले और उसको कालादम या गैर आईनी करार। अच्छा मीर साहब, दो मजीद सवाल। एक तो ये कि कहा जा रहा था कि 26वीं तरमीम जब आ रही थी तो अवामी मफाद के लिए लाई जा रही है, अब 27वीं आ गई है, इसमें भी कहीं पर अवामी मफाद अगर मैं देखूँ तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, और यही सारी बातें अवाम भी कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये भी कहा गया है 27वीं तरमीम के मुताबिक कि आर्टिकल 199 के तहत अब जितने भी केसेस होंगे वो आईनी बेंच ही सुनेगा। तो लाहौर की बात कर लें, पेशावर, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, इनके जो हाई कोर्ट्स हैं यहाँ पर तो अभी बेंचेस बने ही नहीं हैं। देखिए, पहली बात मैं एड्रेस कर दूं, ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम इन चीज़ों पे बहस करते हैं तो हम आईनी मफाद की एक तारीफ अपने सामने रखते हैं जिस पे मेरा ख्याल है जिसकी गहराई में हम बदकिस्मती से जाते नहीं हैं। मुझे याद है कि जब 18वीं तरमीम आई थी, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र का वक्त था, उसके बाद भी मीडिया अक्सर लोगों से, इन्हीं जमातों से, पीपल्स पार्टी और नून को कहता था कि आप तो कहते थे कि 18वीं तरमीम लोगों के मफाद के लिए, आपने आईनी तरमीम पास कर दी, इससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? इन चीज़ों को वक्त लगता है कि उनके जो असरात हैं वो हमें नजर आए। देखिए, अब हमने 18वीं तरमीम को तो आए हुए भी अरसा हो गया, उसके कौन से समरात अभी तक सूबों में मुंतकिल हुए हैं? कौन से सूबे की हालत बेहतर होती नजर आ रही है? अवाम तो वहीं के वहीं है। देखें, अब डिपेंड करता है कि आप मेट्रिक कौन सा यूज़ करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप सूबों में जाके लोगों से पूछें, जो सूबे में ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, जो होते हैं, उनसे काम करते हैं, तो उनको लगता है कि उनके पास कुछ ज़्यादा वसाइल आए, उनको कुछ बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिले जिन पे वो कानून साजी करें, कुछ कवानीन बेहतर हुए। हर सूबे में इन थेरी एटलीस्ट ये कंपटीशन होना चाहिए कि अच्छा, हमारा कानून दूसरे से बेहतर हो, ना सिर्फ जिस तरह वो लिखा गया है बट जिस तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो उसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, बट मेरा तो ख्याल है कि जो भी आईनी तरमीम है उस पर बिल्कुल ये कहना बनता है कि ये अगर हुकूमत कह रही है कि ये आईनी मफाद में है तो ये बर्डन उनके ऊपर है कि वो हमें दिखाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम के ये आईनी मफाद में है। सो जिस ये पास हो, ये नहीं कह देना चाहिए कि अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मसलन हर चीज़ कोई चीज़ों की कीमतें सस्ती करने के लिए तो नहीं होती, लेकिन अब वफाकी आईनी अदालत का एक फ़ायदा है कि जो वक्त हम देखते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा आईनी केस चल रहा है तो कोई और केस टेकअप नहीं होता था। अगर फुल कोर्ट बैठ जाता था तो वो 10-10 दिन, 12-12 दिन तमाम मीडिया, तमाम लोग जो है वो उसी को देखते रहते थे, किसी और का मुकदमा जो है उसकी सुनवाई नहीं होती थी। सो क्या अब इसके मुफीद असरात होंगे या नहीं? हुकूमत वक्त का ख्याल है कि होंगे। बस यही देखना है हमें अब कि अब जो सब कुछ तरमीम की गई है इसके असरात क्या सामने आते हैं। एग्जैक्टली, और ये देखना भी है, और अवाम भी इसी बात का शायद इंतजार कर रहे हैं कि जो तरमीम पे तरमीम लाई जा रही है, कहा जा रहा है कि इसमें अवाम का मफाद सबसे पहले रखा गया है, मुकद्दम रखा गया है, तो आया वाकई में ऐसा मुस्तकबिल में हमें होता नजर आएगा, नहीं आएगा? वकास मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहसान खोकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।